तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है एक भयंकर सी काली रात और उसमें बहुत ज़्यादा ही जोर से बारिश हो रही होती है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कपल होते हैं और अपनी दुनिया में दोनों के दोनों हारे हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करके आए हुए होते हैं और वो दोनों ही इस दुनिया को बाय बाय टाटा बाय बाय करने वाले होते हैं, यानी कि मरने वाले होते हैं। तो मेल का नाम होता है सेंसे और फीमेल का नाम होता है साचान। वो दोनों ही एक नदी किनारे जा रहे होते हैं। तो दोनों नदी के किनारे खड़े हुए होते हैं और सेंसे कह रहा होता है कि नदी का बहाव तो देखो, लगता है ये किसी की भी जान ले लेगी। और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है चलो इसमें साथ में डूब जाते हैं सेंसे। तो सेंसे भी हाँ बोल देता है और दोनों एक रस्सी को लेके आपस में एक दूसरे का हाथ बांध लेते हैं ताकि दोनों अलग ना हो और मरने के बाद भी ये दोनों एक साथ खुशी खुशी जी सके। तो सेंसे जैसे ही सच्चान को कहता है तैयार हो, उतने में एक ट्रक आके दोनों को उड़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेंसे को अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देख रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया। और काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि अब समझा, ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। फिर वो हंसते हुए खुद ही से कह रहा होता है मगर ये जगह बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न स्टाइल में लगती है मुझे। पीछे से हमें एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है मौत के बाद की दुनिया नहीं है। फिर वो अचानक से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर एडवेंचरर। तो सेन से पूछता है कि वैसे आप है कौन मोहतरमा। तो वो बताती है कि मैं संसार में आए हुए लोगों का मार्गदर्शक करती हूँ, मेरा नाम है एनेट। फिर वो उसको बताती है कि तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो, ये उस दुनिया से काफी अलग दुनिया है जहाँ पे तुम्हें लाया गया है। वहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं जो कि हवा में आसमान में उड़ रहे हुए होते हैं। और वो इस दुनिया का नाम बताती है, इस दुनिया का नाम है ज़ोबरबर्ग, जहाँ अजीब सी शक्ल वाली क्रिएचर होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं बहुत सारे। और वो उसे बताती है इस अंधेरी दुनिया में तुम्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में रोशनी ला सको। तो सेन से बड़े ही आराम से कहता है कि तो ये दूसरी दुनिया है। हाँ, तो दूसरे शब्दों में डबल सुसाइड करने में नाकाम होने के बाद मुझे इस दुनिया में लाया गया है। तो एनेट कहती है लगता है अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। तो सेन से अपना सर खुजाते हुए हंस रहा होता है और बताता है मेरी जिंदगी बहुत शर्मनाक रही है। तो एनेट थोड़ा कदम आगे चल के सेंसे से कहती है तुम मेरी बात गौर से सुनो सेंसे, तुम्हें एक मिशन दिया गया है और वो है। उतने में ही उसके सामने एक शीशी की बोतल आती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो एक जहर की बोतल होती है जो कि सेंसे ने उसमें से दवाई निकाल के खा चुका हुआ होता है। और वो शॉक हो जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर उसके हाथों में एक स्टिक होती है तो वो कहती है सच्चाई की रोशनी, जल्दी से जहर निकालो उसके शरीर से। तो सेंसे कहता है कि देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चैन से मरने दो, परेशान मत करो। तो एनेट उससे कहती है एडवेंचर तुम ये क्या कर रहे हो, अब जल्दी से खड़े हो जाओ और तुम एक मिशन पे हो, तुम एक हीरो बनोगे और इस दुनिया को बचाओगे और इस मिशन को पूरा करोगे, ठीक है। तो सेन से नीचे पड़ी हुई जहर की गोलियों को उठाता है और चबाते हुए कहता है मिशन, मुझे कोई मिशन विशन नहीं करना, मैं तो बस मरने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ। तो एनेट कहती है पहले तो तुम ये गोलियां खाना बंद करो, तुम्हें इस दुनिया में चुना गया है ताकि तुम इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से बचा सको, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। तो सेन से हंसते हुए कहता है चुना गया, क्या मैंने कहा था कि आओ और मुझे चुनो। तो एनेट उससे बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई ट्रक लेने नहीं आया था क्या। तो सेन से थोड़ा सा सोचता है और कहता है हाँ एक ट्रक आया तो था। तो एनेट उसे बताती है उस ट्रक का काम था तुम्हें उस दुनिया से इस दुनिया में लेकर आना, क्योंकि वो ट्रक यही काम करता है। तो बताती है कि तुम्हारी दुनिया में अपनी पिछली जिंदगी से परेशान रहने वाले लोग जो उस ट्रक से टकरा जाते हैं, उन्हीं को इस दुनिया में आने का मौका मिलता है ताकि वो इस दुनिया में आके अपनी नई शुरुआत कर सके। और वो बताती है वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस हम देते हैं और तुम अगर उस ट्रक से टकराए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी दुनिया में खुश नहीं थे, तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। सेंसे को उसकी बातों पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था और वो एक एक करके जहर की गोलियां चबाया जा रहा था। फिर वो खड़ा होता है और हंसते हुए उसके करीब आ जाता है एकदम और उसकी मैजिकल स्टिक पकड़ता है और कहता है अब बोलने की बारी मेरी है, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी पक पक। फिर वो उसे गुस्से में बताता है कि वो ट्रक मेरे और मेरी उस जिंदगी के बीच में आया जो सबसे खुशहाल होने वाला था, और तुम्हें ये सब फैसला देने का हक किसने दिया जो ये तय कर सके कि कौन अपनी ज़िंदगी में खुश है और कौन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। फिर वो बड़े निराश होकर एक सिगरेट निकालता और चलाकर पीने लग जाता है। एनेट अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये अपनी ज़िंदगी में बचकर यहाँ आया और ये यहाँ पे आके मरने जा रहा था। फिर वो कहती है कि शायद ये अपने स्टैट्स देखने के बाद अपना मन ज़रूर बदल लेगा। फिर वो
सेंसे के फीचर्स देखने लग जाती है कि उसमें कितने गुण हैं और कितने नहीं। फिर वो देख के शॉक रह जाती है कि क्या सिर्फ 1 HP और इसका इतना कम लेवल है और इसके शरीर के अंदर जहर भी है, ये कैसे हो सकता है, ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वो कहती है कि क्या ये मरने वाला है, ये हो ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और वो सारी छानबीन करने लग जाती है उसके बॉडी की कि उसमें क्या क्या कमी और क्या क्या नहीं है। और वो देखती है कि इसके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे खास बनाता हो, एक भी गुण एक भी पावर नहीं है इसके अंदर। ये कितना कमज़ोर है, मैंने आज तक इतना कमज़ोर एडवेंचरर्स अपनी लाइफ में नहीं देखा पूरी। सेंसे खड़ा होता है और वहाँ से जाने लग जाता है और वो खास रहा होता है काफ़ी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है अंदर से। तो एनेट उसको जाने से रोकती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है कि देखो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था, तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने और ना ही तुम अपनी मर्जी से आए हो, ये गलती सारी मेरी ही है। सेंसे हंसता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है। और वो बहुत निराश होकर कहता है इसका मतलब यही है कि मैं दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी एक हारा हुआ इंसान रह गया हूँ जिसका कुछ नहीं हो सकता। तो एनेट कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरी थी, प्लीज़ यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलोगे और वैसे भी तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है तुम्हें कोई भी मार देगा। तो सेंसे कहता है शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो वैसे ही मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो एनेट उसके पास भागते हुए जाती है और कहती है जाने से पहले कम से कम अपना कोई प्रोफेशन तो चुन लो। तो सेंसे कहता है हंसते हुए मैं कोई अपना प्रोफेशन चुनूं, मैं पैदाइशी एक लेखक हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, अब चलता हूँ बड़े कानों वाली सुंदर लड़की। और ये कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है और एनेट उसे बस देखती ही रह जाती है और वो सोच रही होती है अब मुझे समझ आया, मतलब मैं इसी आदमी के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे एक बोर्ड के पास खड़ा हुआ होता है और कहता है दूसरी दुनिया। मैं इसे पढ़ तो नहीं सकता लेकिन मुझे आसपास कहीं पे कोई कैफ़े तो नहीं मिल सकता। और वो एक एक करके जहर की गोलियां खा ही रहा होता है। सेंसे को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, उसके दिमाग में बज रही होती है और वो कहती है आपको 5 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सेंसे अपना सर पकड़ के कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर प्लीज़ मेरे दिमाग में ऐसे डायरेक्ट बजना बंद करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। फिर से उसे एक वॉइस सुनाई देती है और उस वॉइस में कह रही होती है वो कि एडवेंचरर अब लेवल 2 पे पहुंच चुका होता है और उसका सर फट रहा होता है बहुत तेज़ी से। उसे अचानक से ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो एक पेड़ गिर गया होता है अचानक से। फिर वो वहाँ उसके करीब जाता है तो वो देखता है वो पेड़ एक मॉन्स्टर में बन चुका होता है और उसने एक लड़की को पूरे तरीके से जकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है पेड़ की मैं तुम्हें पूरा सोख लूँगा, तुम्हारी सारी पावर्स अपने अंदर इनहेल कर लूँगा। तो वो लड़की सेंसे से कहती है तुम एक एडवेंचरर हो ना, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो वरना ये मेरी जान ले लेगा प्लीज़। सेंसे कहता है उससे क्या तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिख सकता हूँ। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से कुछ करो और मुझे बचाओ यहाँ से। वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊँ, ज़रा मुझे सोचने दो। वो उसके करीब जाता है और अपना दोनों हाथ ऊपर करता है, थोड़ा सा कूदता भी है और कहता है देखो मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। उतने में एक टहनी आती है और सेंसे की गर्दन पे जकड़कर उसे भी लटका देती है। सेंसे कहता है मुझे सांस नहीं आ रही है। तो लड़की भी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। तो सेंसे कहता है खैर मिलकर अच्छा लगा, अब हम दोनों के पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तो वो फीमेल उसे बताती है कि हाँ तुम्हारी ही वजह से डेड ट्रीज में लाइफ चुराने की ताकत होती है, ये अपने शिकार से उसकी सारी एनर्जी उसकी सारी लाइफ छीन लेता है जिससे इसके अंदर और भी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं और ये और ज़्यादा जीने लग जाता है और वो ट्री उन दोनों से उनकी सारी की सारी लाइफ छीनने लग जाता है। तो वो कहती है कि अब हम कुछ ही देर में मरने वाले हैं। तो हमारा सेंसे कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है और वो कहता है बताओ तुम इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, मुझे तो अभी से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। और वो अपना मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाता है और कहता है गुड बाय। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है सुनो हार मत मानो एडवेंचरर, थोड़ी सी हिम्मत रखो। और इतने में ही सेंसे की गर्दन लटक जाती है। तो वो कहती है नहीं तुम मर गए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चिल्लाने लग जाती है ज़ोर से और वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाती है, आंख बंद करके सोचने लग जाती है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा अंत ऐसा होगा, ऐसी मौत नसीब होगी मुझे। और फिर अचानक से ही वो ट्री
फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहती है ये सब कैसे हुआ। उतने में सेंसे कहता है मैं एक बार फिर से मरने में नाकाम रहा, शिट। और सेंसे के बॉडी से एक आवाज आती है कि एडवेंचरर ने उस डेड ट्री को मार दिया, उसके जहर से वो डेड ट्री मर गया। और ये सब कुछ वो लड़की सुन रही होती है और वो बोल रही होती है अपने मन में कि ये सब कैसे हुआ, मतलब उसने उस ट्री को लाइफ फोर्स की जगह अपने अंदर का जहर दे दिया और वो ट्री मर गया। फिर से आवाज आती है कि एडवेंचरर अब लेवल 3 पे पहुंच चुका है और सेंसे अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। फिर वो खड़े होते उससे कहती है कि वैसे तुम हो कौन, बाहर से कमजोर होने का दिखावा करते हो और अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। सेंसे फिर से एक सिगरेट जला लेता है और फिर अपनी दुखद स्टोरी सुनाने लग जाता है कि मैं वो हूँ जिसने शुरू से ही मौत मांगी और उसे हमेशा से ही मौत नहीं मिली। मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ और 5 बार नाकाम रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है चलो जो भी हो, अब तुम इतने ज़्यादा डिप्रेस क्यों हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं। तुम्हारा शुक्रिया, चलो ना मेरे घर चलो ना, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारा यह एहसान तो मुझे उतारना ही पड़ेगा, चलो मेरे घर चलो। चलो अब उठ भी जाओ, तुम्हारा नाम जो भी है। सेंसे कहता है कि लोग मुझे सेंसे कहते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगती है। तो सेंसे को अचानक से ही हिट होता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड साचान है। वो अपने हाथ में बंधी हुई डोरी को देखते हुए कहता है क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो साचान। और वो लड़की कहती है क्या बोले जा रहे हो तुम, और वो उसे बताने लग जाती है कि मेरा नाम सच्चान नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, तो मेरा नाम है, ध्यान से सुनो। उतने में सेंसे आगे बढ़ के सच्चान करते हुए चलने लग जाता है और वो कहती है सुनो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरा नाम सच्चान नहीं है और तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा नाम है। जैसे वो ये चीज़ बोलने जाती है फिर से सेंसे कह देता है सच्चान और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है इस जालिम दुनिया में जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल चुका है, तुम कहीं पे भी हो साचान, मैं तुम्हें ढूंढ के ज़रूर निकालूंगा और फिर हम दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एनेट को जो कि ज़बरबर्ग के देवताओं से प्रार्थना कर रही होती है कि प्लीज़ आप उस एडवेंचर का ध्यान रखना, वो कहीं पे भी हो उसे कुछ होने मत देना और किसी भी दिन कैसे भी करके मुझे उससे ज़रूर मिलना ना दोबारा से। और अचानक से ही गेट खुलता है और वो देखती है कि सेंसे वहाँ पे खड़ा होता है। सेंसे कहता है हेलो। एनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम वापस आ गए एडवेंचरर, और उसके पास भागते हुए जाती है। और अचानक से ही सेंसे के पीछे से वो लड़की निकल के आ जाती है। तो एनेट एकदम शॉक हो जाती है कि अब इसके साथ ये लड़की कौन है। तो सेंसे एनेट से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो एनेट भी कहती है हाँ पूछो ना, ज़रूर पूछो। तो कहता है कि दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है साचान, क्या तुम मुझे पता करके बता सकती हो वो कहाँ है। और एनेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। पीछे से वो लड़की कहती है क्या कहा, एक और लड़की। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे और वो लड़की चल रहे होते हैं। सेंसे वो पॉइजन पिल्स चबाते हुए कह रहा होता है आखिर ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं साचान को मैं। तो वो दूसरी लड़की कहती है टेंशन मत लो, वो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। तो वो दूसरी लड़की कहती है वैसे मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो चलो ना हम रोड के किनारे पे एक कैसल टाउन है, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा घूम लेते हैं, चलो ना चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है कि इतने में एनेट आ जाती है और वो अपने मैजिकल स्टिक से उसके हाथ पर मारती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। और एनेट उसे कहती है पब्लिक में ऐसे किसी लड़के का हाथ पकड़ के चल रही हो, तुम इतनी ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। तो वो उससे कहती है पता है मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा ज़ोर से मारा तुमने, मुझे कितना दर्द हो रहा है, और वैसे तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। तो एनेट थोड़ा सा सोचते हुए कहती है क्योंकि। उतने में वो लड़की दोबारा कहती है अच्छा तो तुम सेंसे से प्यार करती हो। तो एनेट कहती है क्या कहा तुमने, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं बस एडवेंचर का ध्यान रख रही हूँ, दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों का ध्यान रखना ये मेरी एक जिम्मेदारी है, समझी तुम। तो दूसरी लड़की कहती है अच्छा तो सेंसे दूसरी दुनिया से आया हुआ है, तभी मैं सोचूं वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एनेट कहती है क्या कहा, ताकतवर। एनेट कहती है झूठ है, उसमें रत्ती भर की भी ताकत नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हुई है, सेंसे ने एक ही वार में डेड ट्री को मार डाला और मेरी जान बचाई, ठीक है, वो एक हीरो है, हीरो, समझी।
एनेट की तो मानो पूरी दुनिया ही घूम जाती है। वो शौक में चली जाती है और मन में कह रही होती, क्या इसने तुम्हारी जान बचाई और तुम दोनों अभी से ही इतनी जल्दी इतने क्लोज आ गए। और वो नीचे बैठ के कहने लग जाती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया चोर बिल्ली। तो दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो। तो सेंसे अचानक से एक ताबूत के पास चला जाता है और कहता है, देखो मुझे कितनी सुहावनी जगह मिली है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब मैं इसमें सो के आराम करूँगा, तो जब हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँच जाए मुझे उठा देना, ठीक है। ये बिस्तर तो बहुत ही आरामदायक है। वो दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम्हें सच में इसमें नींद आ सकती है, कैसे। सेंसे कहता है कि गुड नाइट एनेट और गुड नाइट तामा। तो वो दूसरी लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहली बात तो ये कि मेरा नाम तामा नहीं है। तो एनेट एकदम हंसने लग जाती है और कहती है, उसने तुम्हारा सही नाम लिया था बेवकूफ लड़की। तो तामा थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, क्या। तो एनेट उस ताबूत को रस्सी से बांधकर खींचने लग जाती है और तामा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो ना। तामा कहती है, पता नहीं इसका क्या होगा आगे, जरा अपनी कमर संभाल के, ठीक है। और वो जोर से उस ताबूत को खींचने लग जाती है और इससे रस्सी टूट जाती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़े राजमहल का और एक लड़की का, जो कि डूबते हुए सूरज को देख रही होती है। तामा और एनेट दोनों सेंसे को खींच रहे होते हैं। वो ताबूत के अंदर बंद था, मतलब सो गया होता है। और तामा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, पूरी थक जाती है। तो वो जोर से चिल्ला के कहती है, ये खुद के पैरों पे नहीं चल सकता क्या। तो एनेट उसके लेवल्स को देखती है जो कि बेहतर होते हैं, तो वो बताती है वो ठीक है, बस वो अंदर रह के आराम कर रहा है। तो इतने में तामा कहती है, उसे आराम करने के लिए यही जगह मिली थी। तो एनेट तामा से कहती है, अब हम कौशल तक पहुंच ही चुके हैं, तो हम चले। तो तामा गुस्सा करने लग जाती है कि मेरा नाम तामा नहीं है, ठीक है। और अंदर ताबूत में सेंसे जग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा सच्चान, और फिर हम दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। ताबूत के अंदर आवाज आती है, सुनो हम पहुंच चुके हैं सेंसे। तो सेंसो की आंख खुलती है और वो बाहर आता है और देख रहा होता है नज़ारे को, आसपास के लोगों को। तो एनेट कहती है, पहले चलो हम कासल जाके किंग से मिल लेते हैं। तो किंग कहता है, एडवेंचरर तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, मैं हूँ थॉमस, यहाँ का राजा। थॉमस के बगल में उसकी बेटी बैठी होती है, वो कहती है, मैं हूँ प्रिंसेस शार्लेट। तो थॉमस कहता है, तुम सब इतनी दूर से आए हो तो थक गए होगे, आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ सारे के सारे, ठीक है। तो थॉमस कहता है, रुको रुको, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे एडवेंचरस की कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या तुम तीनों मुझे एडवेंचर से रिलेटेड कुछ भी कहानी सुना सकते हो। देखो यार प्लीज मना मत करना, शर्माना मत। तो सेंसे मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे, एक ताबूत के अंदर सोना कैसा लगता है। थॉमस पूरा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है, क्या इसने मुझे धमकी दी। तो एनेट सेंसे को बचाने के लिए टॉपिक ही चेंज कर देती है। वो थॉमस से कहती है, वैसे किंग थॉमस आपकी बेटी शार्लिन की आंखें कुछ ज्यादा ही सुंदर है ना। तो थॉमस बताता है कि शार्लेट अभी बहुत जल्द शादी करने वाली है और तुम यहाँ पे आ ही गई हो, तो मुझे अपनी राय देना, ठीक है। तो वो कहता है, जरा उनको अंदर बुलाया जाए। तो दो इंसान आते हैं। तो थॉमस बताता है उनके बारे में, ये है ऑनेस्ट, एक योद्धा, और ये है औरतो, प्यार के गाने गाने वाला। और वो बताता है आजकल इनके यहाँ पे मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं और ये इन सबको रोकना चाहता है, और ये बुढ़ा हो चुका है, तो अब ये बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि अपनी बेटी की शादी इन दोनों में से किससे करवाए। हालांकि शार्लेट ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो किसको अपना जीवन साथी बनाएगी। तो वो कहते हैं, एडवेंचरर मैं ये सलाह तुमसे चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से कौन इस राज्य का राजा बनेगा और मेरी बेटी का पति, जरा बताओ। तो सेंसे थोड़ा सा सोचता है और बड़े ही धीमे अंदाज में कहता है, मुझे क्या पता, इस फैसले पे आपकी बेटी का भविष्य निर्भर करता है। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आज आए आपके घर पे मुसाफिरों से आप ये सवाल पूछें। मेरे ख्याल से आप एक बहुत ही बड़े मूर्ख राजा हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप राजा बनने के लायक ही नहीं हो। और थॉमस पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल दिया एडवेंचरर ने। उसके बदले एनेट और तामा बहुत ज्यादा माफी मांग रहे होते हैं थॉमस से कि उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, वो दूसरी दुनिया से है इसलिए कुछ भी बोल देता है। तो थॉमस भी माफ कर देता है। तो शार्लेट सेंसे को देखने लग जाती है। जब वो जा रहा होता है वो घूर के देख रही होती है उसे और कुछ तो सोच रही होती है। हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सब सो रहे होते हैं और सेंसे अकेला जाग रहा होता है। तो एनेट की आंख खुलती है और वो सेंसे से पूछती है, सुनो सेंसे, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो सेंसे थोड़ा सा सोचता है और कहता है, मुझे कभी भी अच्छी नींद नहीं आती। तो एनेट भी थोड़ा घबराते हुए सेंसे से पूछती है कि सेंसे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये साचान आखिर है कौन।
अचानक से पूंछ हवा में उड़ती हुई दिखती है। तो एनेट सेंसे के बदन से चादर हटाती है और देखती है कि तामा उसके गोद में सो रही होती है और वो एक पिलो लेके उसको बहुत जोर से मारती है और कहती है, बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक पराये मर्द के गोद में सो रही हो? तो तामा भी चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ठंड लग रही थी और तुम्हें इससे क्या, हमारी प्रजाति ऐसा ही करती है, ठीक है। वो दोनों बहस करने लग जाती हैं और इतने में सेंसे वहां से उठ के बाहर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है शार्लेट भी चांदनी रात को बहुत अच्छी तरीके से देख रही होती है। वो लुफ्त ले रही थी उस चांदनी रात का बाहर खड़े होकर। पीछे से आवाज आती है कि कितना खूबसूरत नजारा है। शार्लेट कहती है, तुम तो वही एडवेंचरर्स हो ना? वो कहती है, देखो ये झील कितनी सुंदर है ना? तो सेंसे भी कहता है, हाँ बहुत सुंदर है, देखकर ही इसमें डूबने का मन करता है। तो शार्लेट भी थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है, क्या डूबने का मन कर रहा है? क्या तुम इतनी ज्यादा परेशान हो कि तुम्हें इसमें सुसाइड करने का मन कर रहा है? सेंसे कहता है, पर मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा तुम परेशान हो। तो शार्लेट बताती है कि मैं अभी भी मिस्टर गोमिस और ओटो के बीच में फैसला नहीं ले पा रही हूँ। मिस्टर गोमिस को कैसल में ज्यादा दिन नहीं हुआ और उसने हमारा भरोसा जीत लिया है और मेरे डैड को भी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे ही चुनना चाहिए। और ऑटो वो मेरे बचपन का दोस्त है, तो हमेशा उसने मेरा साथ दिया मुझे जब भी जरूरत पड़ी है उसकी। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सेंसे मुस्कुराकर जवाब देता है कि हम दोनों बहुत ही अलग है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो जिसको अपने पिता की बहुत ज्यादा परवाह है। मैंने तो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी और इस चक्कर में मैंने अपने परिवार वालों को कितनी बार हैरान कर रखा है, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए इसका फैसला तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। तुम खुद से पूछो, खुद से सवाल करो, तुम्हें खुद का सवाल खुद से ही जवाब मिल जाएगा। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे थॉमस, गुड मॉर्निंग एडवेंचरर, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दोबारा बुलाया है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम तीनों को यहाँ पे बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। शार्लेट ने आखिर फैसला कर लिया कि वो इन दोनों में से किससे शादी करेगी। तो थॉमस अपनी बेटी को आज्ञा देता है कि शार्लेट जाओ, जिसको तुमने चुना है उसके सामने खड़ी हो जाओ और प्रतिज्ञा लो। शार्लेट कहती है कि मैंने खुद से ये सवाल कई बार पूछा और मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे इस आदमी के साथ डबल सुसाइड करना है, और वो और कोई नहीं बल्कि सेंसे होता है। थॉमस की आंखें फटफटी रह जाती है, वो देखता रह जाता है बस। एनेट और तामा भी एकदम हक्की बक्की रह जाती है और एनेट तो सदमा खा के बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शार्लेट सेंसे का हाथ पकड़ के कहती है, तुमसे उस दिन बात करने के बाद मैं पूरी रात सोई नहीं और बस इसी बारे में सोचती रही। मैं जब भी उदास रहती थी तो ऑटो मेरे पास में आके गाना सुनाता था। फिर मैंने काफी ज्यादा सोचा और मुझे पता चला कि ऑटो तब भी आता था जब मैं उदास नहीं रहती थी और मैं मिस गोमिट से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो थॉमस दौड़ता हुआ आता और कहता है, बेवकूफ मत बनो शार्लेट, अपने लिए एक पति चुनो। तो शार्लेट थॉमस पे चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो आप है पिताजी। आपने मुझसे बिना पूछे यही डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी। आपने एक बार भी मुझसे पूछा? हमेशा की तरह किसी ने मेरे जज्बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, बस इस एडवेंचर के अलावा। तो सेंसे का हाथ पकड़ के कहती है, बस एक तुम ही हो यहाँ पे इकलौते इंसान जिसने मेरी राय पूछी और मेरा सम्मान किया। सेंसे मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुमने शादी ना करके मेरे साथ डबल सुसाइड करने का फैसला लिया है। गुमीर अचानक से एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? कहा कि तुम्हें मेरे से बदबू आती है? तुम्हारी नाक वाकई में बहुत तेज है। मैंने सोचा था मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा तुमसे शादी करने के बाद, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि राजकुमारी मुझे बहुत आसानी से पहचान लेगी। तामा एनेट को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है पर वो होश में ही नहीं आ रही थी और बहुत सारे सैनिक मिलके उस मॉन्स्टर जो कि एक सांड के भेष में होता है उस पे आक्रमण कर देते हैं, पर वो उन सबको एक ही बार में धराशाही कर देता है। बदले में तामा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी पलटवार में एक उड़ती हुई किक उस मॉन्स्टर के चेहरे पर मारती है और वो कहती है, तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ और मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। ऑटो कहता है पीछे से कि तो बदले में मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। तामा कहती है, तुम्हारा लेवल तो बहुत ज्यादा है, और वो गाना गाने लग जाता है। उस मॉन्स्टर्स और तामा के बीच में फाइट होने लग जाती है। दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तामा अपने मन में सोच रही होती है कि इसके सींग बहुत ज्यादा नुकीले हैं और बहुत तेज हैं।
वो मॉन्स्टर तामा से कहता है कि इस हमले में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मेरे लोहे के सींग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो अचानक से सेंसे की आवाज आती है और वो कहता है, ओ भैंसे भैया, टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम हमले से पहले हम दोनों को मार सकते हो? ये और मैं, हम दोनों साथ में मरना चाहते हैं। क्या तुम अपने उस शानदार से सींग से हम दोनों को मार सकते हो? अब जब राजकुमारी अपने बेवकूफ से पिता के चंगुल से आजाद हो गई है और उसकी पहली इच्छा है कि उसे मेरे साथ मिलकर डबल सुसाइड करना है, तो क्या तुम हम दोनों को ये खुशी दे सकते हो प्लीज? तो मॉन्स्टर कहता है, मुझे मंजूर है। तुम भैंसे भैया के हाथ से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद मैं राजा को मारूंगा और उसके बाद मैं राज्य की हर एक चीज को जलाकर राख कर दूंगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तो सेंसे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों को उससे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम दोनों तो मरने वाले हैं। शार्लेट बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और वो अपना हाथ एडवेंचर के हाथ से निकाल रही होती है, पर एडवेंचर उतने में कहता है, अब हम दोनों मरने वाले हैं तो तैयार हो जाओ शार्लेट। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में शार्लेट कहती है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। और वो रोने लग जाती है। तो सेंसे मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में यही करना चाहती हो? मैं पहले से ही जानता था तुम काफी ज्यादा दयालु हो शार्लेट। और वो ये कहते हुए शार्लेट को धक्का मार देता है और कहता है, तुम डबल सुसाइड करने में मेरी पार्टनर नहीं बन सकती। और वो भैंसा सेंसे पे हमला करने वाला होता है। उतने में एनेट बीच में आ जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी से एक कवच बना देती है सेंसे के आगे और कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी सेंसे। और इस टकराव से उस भैंसे यानी मॉन्स्टर की सींग चकनाचूर हो जाती है। तामा भी एक जोरदार हमला करती है उस भैंसे पे और वो भैंसा बहुत दूर जाके नदी में गिर जाता है और वो खत्म हो जाता है। तामा बड़ा इतराते हुए कहती है कि वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। एनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, बचाया तो तुमने है मुझे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तामा। तो थॉमस दौड़ के आता है शार्लेट के पास और उस घुटनों पे गिर के अपनी बेटी से माफी मांग रहा होता है। वो कहता है, मैं एक राजा बनने के लायक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप बनने के लायक नहीं हूँ। प्लीज अपने बेवकूफ पिता को माफ कर दो शार्लेट। और वो पैरों पे गिरकर रोते हुए माफी मांगने लग जाता है। शार्लेट अपने फादर को उठाते हुए कहती है कि अब से हम दोनों इस राज्य को संभालेंगे पिताजी, और साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे इस चीज की। सेंसे ये सारा नजारा देख रहा होता है और मन में मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक बार फिर से मरने में नाकाम रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सैनिक आकर कह रहे होते हैं कि हमें खबर लाए हैं, जहाँ पे हमें साउथ गेट के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं। तो शार्लेट को दिखाया जाता है जो कि अब अपने राज्य की रानी बन चुकी होती है और वो कहती है, सुनो, मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करके तुम लोगों को वहां पर भेज रही हूँ, हम अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे तामा और एनेट सेंसे को वैसे ही घसीट रहे होते हैं ताबूत के अंदर। तामा और एनेट शार्लेट की बात कर रहे होते हैं कि हमारे सेंसे ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, उम्मीद है कि वो ठीक ही हो। तो ताबूत के अंदर से आवाज आती है सेंसे की और वो कहता है, ये फैसला उसने खुद चुना था तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगी। और वो राजमहल की तरफ देखते हुए कहता है, और वैसे भी लड़कियां मरते हुए काफी ज्यादा सुंदर लगती है, और वो लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए वो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो तामा उसको घसीटते हुए कहती है, उसका तो ठीक है, लेकिन तुम अपने पैरों पे कब खड़े होगे? यहाँ पे तामा एनेट से कह रही होती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, और एनेट भी कह रही होती है हाँ, हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वो दोनों सेंसे को घसीटते हुए बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। सेंसे भी उठ जाता है और वो कहता है, खाने का वक्त हो गया क्या? तो उतने में एनेट आती है और वो उसे एक ब्रेड देती है। तो सेंसे एक और फरमाइश कर देता है कि ब्रेड के साथ एक बॉइल्ड टोफू मिलेगा। तो एनेट जल्दी से उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है कि आगे जब हमें रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसे जरूर पूछेंगे। तो तामा ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है, क्या पागल वागल है क्या? तो तामा एनेट से पूछ रही होती है कि यहाँ से मेरा घर और कितना दूर है। तो वो तामा से बताती है कि हम कुछ ही दिनों में वहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ज्वेटिन टेम्पल पे थोड़ी देर रुकने देना, ठीक है? तो तामा उससे पूछती है, लेकिन क्यों? तो एनेट उसे बताती है कि दूसरी दुनिया के लोग हमारी इस दुनिया में इन 4 टेम्पल में से एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ से डार्क लॉर्ड की कासल्स पर निकलते हैं। हालांकि सेंसे का लक्ष्य डार्क लॉर्ड को हराना नहीं बल्कि साचान को ढूंढना है, इसीलिए हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए चारों टेम्पल्स में से हर जगह एक एक बार जाके चेक करना होगा। तो एनेट बोलती है, मैं नहीं चाहती कि सेंसे वहाँ पर जाए और डार्क लॉर्ड से
मुकाबला करे। मुझे सेंसे को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना है। तो तामा हंसते हुए कहती है, एनेट सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। तो एनेट एकदम घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसे ने तो बल्कि मुझे अंधेरी दुनिया से निकाल कर तब रोशनी में लेकर आया जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तो तामा कहती है, लेकिन अगर सेंसे सच्चान से प्यार करता होगा तो तब तुम क्या करोगी? तो एनेट पूरी शॉक हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि दरअसल मैं यही जानने के लिए इसके साथ जा रही हूँ वहाँ पर। तो तामा कहती है, चलो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ अपने घर पहुँचने तक। तो वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में सेंसे उठता है, अपनी सिगरेट जलाते हुए पीने लग जाता है और अचानक से एक अजीब सा उड़ता हुआ कीड़ा सेंसे के सर पर आकर बैठ जाता है और उसे खाने लग जाता है। सेंसे भी लाइक कि हाँ खाओ मुझे, खाओ मुझे, खाओ मुझे कहता रहता है बार बार। तो सेंसे कहता है उस कीड़े से कि तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपने मास्टर के पास तो आई, लेकिन तुम्हारी मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। समझ गया, चलो आज से तुम्हारा नाम है मेलॉन। और वो तो जैसे एकदम खुशी हो गई, वो उड़ने लग जाती है और गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाती है। तो तामा सेंसे से कहती है, लगता है तुम्हें पसंद करने लगी है सेंसे। तो सेंसे दोबारा से उस ताबूत के अंदर चला जाता है सोने और यहाँ पे एनेट रो रही होती है कि मैंने अपनी पोस्ट बिना रेजिग्नेशन दिए छोड़ दी। तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन उनके सर पर आ खड़ा होता है और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन है। तो कहानी में एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो उस ड्रैगन को शांत कराते हुए कहती है कि ड्रेका, हमें अपने लोगों को नहीं मारना है, ठीक है? और वो कहती है कि जो दूसरी दुनिया से आए हैं हमें उन्हें मारना है। तो प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो क्योंकि हमें इस पूरी दुनिया पर राज करना है। तो एनेट उससे पूछती है घबराते हुए कि कौन हो तुम? तो वो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। अचानक सेंसे उठ जाता और कहता है, खाना खाने का वक्त हो गया है क्या? तो एनेट उस न्यू कैरेक्टर को बताती है कि वैसे ये दूसरी दुनिया से आया है। तो वो लड़की तो जैसे एकदम आग बबूला हो जाती है और वो अपने कपड़े उतार देती है क्योंकि वो न्यू कॉस्ट्यूम्स अंदर ही पहनकर बैठी हुई होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि मैं दूसरी दुनिया के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। वो लड़की फिर उन पर हमला कर देती है और पलटवार में हमारी एनेट जवाब देती है, एक बैरियर बना देती है और उन दोनों की फाइट से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे पहाड़ ही टूट के गिरने लग जाते हैं और वो तीनों ही उसके वार से बहुत ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। उन्हें खड़े होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो ये सोच रही थी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। वो तामा से कहती है कि हमें सेंसे को किसी भी हाल में बचाना होगा। तब तक वो दूसरी लड़की अपना दूसरा वार करती है और तामा और सेंसे एकदम फ्रीज हो जाते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। एनेट को पता चल जाता है कि ये डार्क लॉर्ड है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उतने में सेंसे खड़ा होता है और कहता है, बंद करो अपना ये खुद को ताकतवर दिखाना, तुम्हें बस दूसरी दुनिया से आए लोगों को मारना है ना, खत्म करना है ना। तो इससे इन दोनों लड़कियों का कोई लेना देना नहीं है और वो उसके करीब जाता है और कहता है, देख लो मुझे आके फाड़ फाड़ के और यकीन कर लो मैं ही तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और अब जैसा चाहे वैसा कर लो, मैं मरने के लिए पूरा तैयार हूँ। तो डार्क लॉर्ड भी कह रही होती है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो अपना हाथ सेंसे के छाती के आर पार कर देती है और सेंसे वहीं पे गिर जाता है और उससे बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। और वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है वालडेलिया और ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये कहते हुए वहां से वो चली जाती है। सेंसे खड़ा होता है और दर्द से कह रहा होता है कि तुमने मेरा सीना चीर दिया, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है। तो सेंसे बताता है, एक वक्त था कि मैं भी किसी को चाकू मारना चाहता था और मैंने तो उसे एक धमकी भरा लेटर तक भेज दिया था। तो वो बताता है कि उस समय मैं नफरत की आग में पूरा अंधा हो चुका था और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही कुछ है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? वो पीछे से उस मॉन्स्टर ड्रेका को बुलाती है और उड़ के वहां से चली जाती है और नीचे देखते हुए कह रही थी, ये आखिर था कौन? तो मेलॉन उन तीनों की जान बचाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े राजमहल में लेकर चला जाता है, एक उड़ते हुए कारपेट पे। वहाँ पे एक प्रिंसेस आती है और वो एनेट को जानती है। वो एनेट से कह रही होती है कि एनेट तुम्हें क्या हो गया है? तो एनेट बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम पहले उसको बचाओ, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे और तामा एक मार्केट में आए हुए होते हैं
तो सेंसे एक जहर की बोतल देख रहा होता है, उसे शॉपकीपर समझा रहा होता है कि ये आप किसी भी ड्रैगन पर फेंक के मारोगे तो तुरंत मर जाएगा। तो सेंसे उस जहर की बोतल को मारने के बजाय उल्टा खुद पी लेता है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। तो तामा चिल्लाते हुए कहती है तुम इतने मुश्किल से ठीक होने के बाद आखिरकार इसे क्यों पी रहे हो सेंसे। तो सेंसे बताता है कि मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि मुझे कम ठीक लग रहा है, और वो दोबारा से उस जहर की बोतल को पीने लग जाता है। तो फिर हमें पता चलता है वो जो प्रिंसेस है उसका नाम ईशा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का तो पूरी तरीके से लगता है ठीक हो चुका है। तो एनेट उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने तो मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। तो एनेट ईशा से पूछती है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हुई साचान नाम की लड़की को जानती हो। तो ईशा तुरंत मना कर देती है नहीं, मैं ऐसे नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। तो ईशा एनेट से पूछती है कि आखिरकार तुम दूसरी दुनिया से आए हुए उस इंसान के लिए क्यों उसके पीछे पीछे भटक रही हो, और तुमने अपनी जॉब बिना किसी नोटिस के छोड़ दी। मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि एक अचानक से मोटा भद्देदार इंसान उनके पास आके रैप में गाना गा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों परियां आपस में लड़ाई क्यों कर रही हो, तुम दोनों पूरा माहौल बेकार कर रही हो। और वो मोटा सा इंसान गाना गाते हुए उन्हें बता रहा होता है कि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है, मैं अपने हाथों से जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो वो उनकी टेबल पर बहुत सारे सोने के सिक्के प्रोवाइड करवा देता है और कहता है तुम दोनों चौंक गई ना मेरा ये टैलेंट देखकर, तो क्या कहती हो अब। तो ईशा उस भद्देदार इंसान के मुंह पर एक जोरदार चांटा मार के भगा देती है। तो ईशा बताती है ये दूसरे दुनिया से आए हुए लोग सारे ऐसे ही मतलबी होते हैं। तो एनेट बताती है कि नहीं ईशा, वो उन सबसे अलग है, वो ऐसा नहीं है। तो ईशा बताती है कि मैं उसका चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ, वो एक विनाशकारी इंसान है और तुम अगर उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो सेंसे अचानक से एनेट के पास आता है और कहता है कि मैं एक दवा खरीदना चाहता हूँ। तो एनेट उसे तुरंत पैसे दे देती है और कहती है कि देखो ये बिल्कुल विनाशकारी नहीं है। तो ईशा एनेट से पूछती है तो इस दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान को कौन सी शक्ति मिली, तुम तीनों तो काफी आसानी से उससे हार गए थे। एनेट बताती है कि सेंसे के अंदर कोई खास शक्ति नहीं है, फिर भी ये जानते हुए वो उसने हम दोनों की जान बचाई और अपने आप को उस डार्क लॉर्ड के सामने कुर्बान कर दिया। तो ईशा हैरान हो जाती है और उसे बताती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है डार्क लॉर्ड को तो एक लड़का पहले ही मार चुका है जो कि दूसरी दुनिया से आया है, 7 दिन पहले ही मारा था उसने उसे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक अंधेरी सी दुनिया जहाँ पर बहुत ज्यादा काले बादल मंडरा रहे होते हैं और वहाँ पे एक ड्रैगन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। एक व्यक्ति की आवाज आती है और वो कहता है शांत हो जाओ, कितना भी भौंक लो तुम्हारा मास्टर तुम्हें आकर यहाँ पे आके बचाएगा नहीं। तो एनेट तामा को बताती है और तामा एकदम शॉक हो जाती है कि डार्क लॉर्ड मर चुका है। तो एनेट उसे बताती है कि हाँ 7 दिन पहले ही एक दूसरी दुनिया से आए हुए व्यक्ति ने उसे मार दिया है। तो आखिरकार ये हमारी दुनिया ज़करबर्ग अब बहुत आजाद हो गई है डार्क लॉर्ड के जंगल से। तो तामा एनेट से पूछती है अगर ये बात सच है तो वो लड़की कौन थी। तो एनेट बोलती है यही तो नहीं पता मुझे भी। तामा कहती है सेंसे को भी यहाँ पर आए हुए 7 दिन हो चुके हैं, तुम जानती हो ना। तो एनेट भी एकदम खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं तो जानती हूँ, उसकी वजह से तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में सेंसे बहुत सारे कागज फाड़ कर लेट जाता है जमीन पे और कहता है मुझे मरना चाहिए। तो तामा उससे पूछती है सेंसे तुम्हें क्या हुआ। तो सेंसे बताता है मैंने सोचा मैं वो सारी घटना लिखूंगा जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद देखी है, लेकिन अब मुझे लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो रहा हूँ। तो एनेट एकदम एक्साइटेड होकर उसके बगल में आके बैठ जाती है और कहती है तुम हमारे सफर के बारे में लिख रहे हो, तो तुमने हमारे बारे में क्या लिखा है बताओ ना। वो बताता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है एनेट। और एनेट एकदम शॉक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है कि ये क्या बोल दिया इसने। तो सेंसे जहर की गोलियां खाते हुए बताता है पता नहीं क्यों मैं जब से वालदेलिया से मिला तब से मेरे पूरे बॉडी में एक अजीब सी ही लहर उठ गई है कि मेरी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए एक कोई तो एक्साइटेड भरी घटना घटे। तो एनेट कहती है चलो ना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए न्यू टाउन में थोड़ा सा घूम कर आए, मैं तुम्हारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। तो एनेट ने सेंसे को एक आर्मर गिफ्ट दिया है और वो कह रही होती है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए काफी हद तक ठीक है, मैं सेंसे को और दर्द में सहते हुए नहीं देखना चाहती। तो सेंसे बताता है वैसे देखा जाए तो इसमें मैं इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो एनेट उसे कहती है हम थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमारे बिना कहीं जाना भी मत, हम बस यूं गए और यूं आए। तो अचानक से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सेंसे को देख के सोच रहे थे ये कौन है। तो वहाँ पे अचानक से ईशा आ जाती है और सेंसे कहता है मेरा ये मानना है तुम्हें देखते हुए कि तुम ही ईशा हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना।
तो ईशा उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो दूसरी दुनिया से आने वाले। तो सेंसे कहता है मैं तो बस खुद को बोर होने से बचा रहा था। तो वो सेंसे से कह रही होती है कि अब से एक बात ध्यान में रखना, एनेट अब मेरे साथ रहेगी, समझ गए। वो हमेशा से एक बहुत अच्छी लड़की रह चुकी है और वो इसी चक्कर में बहुत से लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा करती है और दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों की वजह से अगर वो साथ में रहेगी तो उसे बहुत ज्यादा दुख मिलेगा और मैं एक दोस्त होने के नाते उसे दुख में नहीं देख सकती। इसीलिए प्लीज एनेट के साथ अपनी दोस्ती तोड़ लो, समझ गए। तो सेंसे काफी ज्यादा सोचने के बाद उसे कहता है ये फैसला पूरी तरीके से एनेट का है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं, तो तुम्हें इस मामले के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात जान लो, वो कोई पिंजरे में बंद हुई पंछी नहीं है। मैं तो एक बात नहीं जान पा रहा कि तुम्हें इतनी यकीन के साथ कैसे पता है कि एनेट को बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो और मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, समझ गए तुम। तो अचानक से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पे बहुत सारे भेड़ियों पर एक इंसान बैठते हुए आता है और उसके साथ वही मोटा भद्देदार लड़का होता है जो रैप में सबको सुना रहा होता है गाना, और वो रैप गाते हुए बताता है कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है जिसका नाम है लॉर्ड सुजुकी। तो लॉर्ड सुजुकी वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कह रहा होता है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कुछ दिन पहले आए यहाँ पे दूसरी दुनिया के कुछ टीमों ने डार्क लॉर्ड को आखिरकार हरा दिया है, तो चलो अब खुशियां मनाओ क्योंकि तुम्हारे संसार में अब खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तो वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी वो सारी चिल्लाने लग जाती है और कहती है दूसरे दुनिया वालों की जय हो, दूसरे दुनिया वालों की जय हो। तो लॉर्ड सुजुकी कहता है चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, आखिरकार तुम्हारी इस दुनिया में शांति कौन लाया बताओ। और कोई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के वो लोग जिन लोगों ने लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली और मर गए। तो अब से एक नए दौर की शुरुआत होती है जिस पे हम दूसरी दुनिया वाले राज करेंगे और इस दौर को द ग्रेट हीरो ऐश के नाम से जाना जाएगा। और वो मोटा भद्देदार इंसान दोबारा से रैप गाते हुए बताता है कि अब से इस शहर पर लॉर्ड सुजुकी का राज होगा। तो समझ में आया क्या? सारे लोग घबरा जाते हैं आपस में। तो अचानक से उस मोटे भद्देदार इंसान ने तामा को देख लिया होता है और वो जोर से चिल्लाता है लॉर्ड सुजुकी, ये लड़की वही है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तो लॉर्ड सुजुकी उतरता है गुस्से में और कहता है तुमने दूसरे दुनिया वाले पे हाथ उठाया। तो एनेट उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉर्ड सुजुकी कहता है ज़ुबरबर्ग को बचाने वाले लोगों पर तुमने हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो उसके करीब आकर कहता है कि गलत किया तुमने, और वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो ना। और हमें सीन में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे शहर में आग लग जाती है और ये सारा सीन हमारा सेंसे देख रहा होता है और वो कहता है फाइनली मुझे अपना मास्टरपीस लिखने के लिए एक मोटिवेशन मिल गया। हमें सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर सुजुकी एनेट के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि आज से तुम मेरी गुलाम हो, और एक अजीब सी लाइट सी जल उठती है और हमें दिखाया जाता है कि एनेट अब होश में नहीं है, उसकी आंखें काली हो चुकी हैं और वो जमीन पर बैठ चुकी है एकदम निराश होकर, वो होश में नहीं थी। तो रैपर तामा को बताता है कि मिस्टर सुजुकी के पास ऐसी ताकत है कि वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। इतने में तामा उस रैपर पर चिल्लाने लग जाती है कि इसको पहले जैसा करो। तो वो कहता है मिस्टर सुजुकी जरा देखना ये मुझे परेशान कर रही है। तो सुजुकी आता है और उसके भी सर पे हाथ फेरता है और उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। तो सुजुकी हंसते हुए कहता है कि कोई इंसान मॉन्स्टर मेरी इस ताकत का सामना नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो हर किसी को अपना गुलाम बना सकता हूँ। उतने में ईशा आती है और वो कहती है बस बहुत हुआ सुजुकी, मैंने तुम्हें ये शक्ति इसलिए नहीं दी थी ताकि तुम ये सब गलत हरकतें करो और गलत तरीके से उसका उपयोग करो। वेल टाउन के निवासी तुम्हारे सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो सारे वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो भी कहते हैं हाँ लेडी ईशा बिल्कुल सही कह रही है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो सुजुकी भी बड़ा ही कमीना किस्म का इंसान होता है, वो अपने भेड़ियों को राज्य के लोगों पर खुला छोड़ देता है कि जाओ अंधा शिकार करो और सबको मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए। हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ आग लग चुकी होती है और वो जो भेड़िए होते हैं वो अपने मुंह से आग छोड़ रहे होते हैं, सब लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है तामा अचानक से आती है और हमला करने लग जाती है हमारे सेंसी पे, और वो कह रही होती है कि तुमने दूसरे दुनिया पे आए हुए लोगों पे हमला कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि वो वश में होती है उस राक्षस के। तो सेंसे कह रहा होता है एनेट बिल्कुल सही कहती है, कुछ भरोसा नहीं इस दुनिया में कि कौन कब कहां से हमला कर दे, और वो पॉइजन पिल्स चबा ही रहा होता है। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईशा अचानक से आ जाती है वहाँ पे और सेंसे कह रहा होता है हाय
हम दोनों दोबारा से मिल गए। तो ईशा उसे बता रही होती है, देख लिया ना तुमने दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने क्या किया यहाँ पे। वो उसे बताती है कि जब सुजुकी इस दुनिया में पहली बार आया था तब वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, और उसे जो शक्तियां तोहफे में दी गई हैं अब वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए। और ये सारी चीजें सेंसे अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ काफी दिलचस्प बात है। तो सेंसे बता रहा होता है कि ये सही में बहुत दिलचस्प बात है, वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है जो मेरे इंटरेस्ट को जगा सकता है। तो ईशा से पूछता है कहाँ है वो इस वक्त। तो ईशा बताती है उसे कि वो चर्च की ओर बढ़ रहा है। तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है कि मेरे आने तक तामा का ख्याल रखना, ठीक है। तो ईशा उससे कहती है तुम्हें तो अभी तक कोई शक्ति ही नहीं मिली है तो तुम कैसे उसका सामना करोगे। तो सेंसे कहता है हो सकता है वहां पे जाकर मैं अपना मास्टरपीस पूरा कर सकूं। तो ईशा भी उसके साथ चली जाती है। तो दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सेंसे कहता है ये बहुत रोमांचक है ना ईशा। ईशा कहती है तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो, तुमने तो उसकी ताकत देख रखी है ना। उतने में सेंसे अपने कलाई में से वो जहर की शीशी निकालता है। तो उसे ईशा देखती है और कहती है कि चलो इसके पास कम से कम प्लान तो है। और वो आगे कुछ बोलने वाली होती है कि उतने में वो सेंसे उसको खुद ही पी जाता है। तो ईशा उस पर चिल्ला रही होती है तुम किसी काम के नहीं हो, हमें उस पर अचानक से हमला करना होगा, चलो नीचे झुक जाओ और मेरे पीछे आओ, वहाँ पे एक खिड़की है। उतने में सेंसे जाता है और मेन गेट ही खोल देता है और डायरेक्ट कहता है कहाँ हो भाई। और ईशा की आगे पटी की पटी रहेगी, क्या है यार ये ढक्कन। तो सेंसे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं वो हूँ जिसे तुम में दिलचस्पी है और मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। तो सुजुकी कहता है क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम महान हीरो सुजुकी की कहानी लिखना चाहते हो जिसने दूसरी दुनिया पर राज किया। सही बात है, वाओ। तो सेंसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, एक आदमी जिसे उसकी औकात से ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं और वो उस चीज का गलत यूज करता है, उसे लालच हो जाता है उसकी इतनी सारी शक्तियों का। तो सुजुकी कहता है इस हीरो का अपमान करने के लिए अब तुम्हें मौत की सजा मिलती है। और वो अपने भेड़ियों को खड़ा कर देता है, मार डालो इनको। और सेंसे बस खड़ा का खड़ा ही रहता है, अपने नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखे जा रहा था वो। उतने में ईशा कहती है हटो बेवकूफ, ये रोशनी की नई किरण है नोकीली। और वो उन भेड़ियों पर हमला कर देती है अपनी मैजिकल स्टिक से। तो सुजुकी कहता है बहुत हुआ, इनको जलाकर मार डालो भेड़ियों। और वो भेड़िए अपने मुंह से आग के गोले बरसाते हैं। तो ईशा कहती है खड़े क्या मुंह देख रहे हो तुम, सेंसे ये तुम पर ही हमला कर रहे हैं। और वो गोले आग के जैसे ही सेंसे पर आने वाले होते हैं कि उतने में छोटा सा मेलोज आ जाता है और सेंसे को बचा लेता है। सेंसे कहता है शुक्रिया मेलोज तुम्हारा। और वो आग के गोले थोड़े बहुत सुजुकी और उस रैपर पे भी पड़ते हैं। रैपर रैप गाते हुए कहता है गरम 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 सुजुकी अब हम क्या करेंगे। सुजुकी कहता है शांत हो जाओ। तो सुजुकी अब अपना सबसे खतरनाक वेपन निकालता है जो कि उसका भेड़िया होता है। और वो कहता है इससे थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि जैसे ही तुम्हें काटेगा वैसे ही तुम मर जाओगे। और वो भेड़िया जाके सेंसे को काटने लग जाता है और खून निकल जाता है सेंसे का पूरा। और वो भेड़िया 2 मिनट बाद जमीन पर गिर जाता है पूरा काला होकर, उसका शरीर पूरा काला हो जाता है जहर से, क्योंकि सेंसे के अंदर इतना ज्यादा जहर है कि वो किसी को भी मार सकता है। तो सेंसे के बॉडी से फिर आवाज आती है कि इसने इसको 600% तक का जहर इंजेक्ट कर दिया इसकी बॉडी में, जिससे इसकी मौत हो गई। तो ईशा उसके जख्मों को तुरंत हील करते हुए कहती है कि तुम अपनी बॉडी में इतना सारा जहर भर लिया, वाकई में तुम बहुत अद्भुत इंसान हो। वो रैपर ये सब देख के डर के मारे भाग जाता है वहां से। तो ईशा उसको कहती है बस करो सुजुकी, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो सुजुकी भी कहता है मेरा खेल खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। और वो चुटकी बजाता है और उसके पीछे से एनेट बाहर आती है। तो वो कहता है क्यों, अपने वाइल्ड कार्ड को हमेशा एंड में निकालना चाहिए ना, सही कहा ना मैंने ईशा। तो सुजुकी एनेट को आदेश देता है कि एनेट जाकर उनको मार दो मेरी आसमान की परी। एनेट सुजुकी का खंजर लेकर ईशा पर हमला कर देती है। सेंसे बीच में आता है और कहता है कि तुम एनेट को अभी तक समझी नहीं, एनेट उतनी भी कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। तो सुजुकी सेंसे से कहता है वो बेवकूफ इंसान, एक बार जो मेरे गुलामों के हाथों से शिकार हो जाता है वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बन के रह जाता है। तो सेंसे भी कहता है हो सके तो ये फैसला उसी को लेने दो, क्योंकि तुम्हारी बात मानना ना मानना ये सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और वो जाकर एनेट के सामने खड़ा हो जाता है और वो एनेट से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पिंजरे में कैद पंछी नहीं हो, मैंने सही कहा ना एनेट। पर एनेट
तो अपने ही हाथों में खंजर गड़ा चुकी होती है और उसके हाथों से खून टप टप करके नीचे गिर रहा होता है। तो सुजुकी को गुस्सा आता है और वो उसे आदेश दे देता है कि मेरा आदेश है, उसको खत्म करो अभी के अभी। और वो जैसी वो खंजर आसमान में उठाकर सेंसे पर मारने जा ही रही होती है कि वो अचानक से अपने फ्लैशबैक में जाती है उसके मन में, और उसके मन में वो सारी चीज़ें उसको रियलाइज आ रही होती हैं, सारी चीज़ें वो सोच रही होती है कि कैसे उसको सेंसे उस काली दुनिया से बाहर लेकर आया एक उजाले में। और फिर वो जैसी होश में आती है वो खंजर सेंसे को मारने के बजाय अपने पैर पे मार देती है और सेंसे की बाहों में ही गिर जाती है। तो सेंसे ईशा से कहता है क्या तुम इसके घाव को हील कर सकती हो? तो वो दोबारा से कहता है एनेट उतनी भी कमजोर नहीं है जितना कि तुम उसे समझते हो। और यहाँ पर सुजुकी पूरा हक्का बक्का हो जाता है, डर जाता है पूरा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो जब जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो खंजर लेके अपने आप को मारने वाला होता है कि बीच में सेंसे आ जाता है और अपना हाथ लगा देता है उस खंजर पे और उसके हाथों से भी खून निकलने लग जाता है। और सेंसे कहता है कि अपने आप को मत मारो। और यहाँ पे सुजुकी पूरा डर गया होता है, वो डर के मारे कपकपा रहा होता है और कह रहा है कि तुम आखिरकार हो कौन? तो सेंसे बताता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, मैं वो हूँ जो तुम्हारी दिलचस्प जिंदगी पर एक नॉवल लिख रहा है, तो जरा मुझे बताओ तुम्हारी कहानी क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुजुकी उसको अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो पास्ट में कैसा था। वो एकदम कमज़ोर सा इंसान था, सारे लोग उसको बुली करते थे, उसको अपना गुलाम बना के अपने सारे काम करवाते थे उससे, और वो इस चीज़ से डेली बहुत परेशान होता था। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, वो बहुत कुछ सह रहा था। हर कोई उससे नफरत करता था, हर कोई उस पर अत्याचार करता था। तो बस ऐसे ही एक दिन अचानक से वो उसी ट्रक से टकरा गया जो ट्रक दूसरी दुनिया में लेकर आ जाता है। और वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसकी मेंटोर होती है ईशा, वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस दुनिया में इस दुनिया की भलाई करने के लिए बुलाया गया है, तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा, तुम्हें उस डार्क लॉर्ड को मार कर ख़त्म करना होगा ताकि तुम इस दुनिया पर राज करो, इस दुनिया के हीरो बनो तुम। फिर वो अपनी शक्तियों का यूज़ करता है, उसे समझता है, सीखता है और धीरे धीरे लोगों पर भी इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर एक दिन अचानक से ये सब कुछ हो जाता है और वो अब सामने प्रेजेंट में आता है। तो अब वो उसे बताता है कि अब तुम ही देख लो, मैं तो ठीक से बुरा भी नहीं बन पा रहा, मैं वही का वही हूँ, कमज़ोर का कमज़ोर। तो सेंसे बताता है सुजुकी को, अरे वाह, तुम्हें पता है जो मैं तुम्हारे ऊपर नॉवल लिख रहा था वो आखिरकार मैंने पूरी कर दी। और इसमें मैंने ये लिखा है कि एक इंसान है जो दूसरी दुनिया में आता है, हीरो बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अपनी कमजोरियों के चक्कर में ना तो वो हीरो बन पाता है और ना ही ढंग से विलन बन पाता है। तो मैं इसे नाम देता हूँ हीरो बना जीरो। नहीं, फिर वो कहता है दूसरी दुनिया के भी लायक नहीं, तो वो इसका नाम देता है दूसरी दुनिया के भी लायक नहीं। और उस नोटबुक में से अचानक से लाइट बहुत सारी निकलने लग जाती है, बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलने लग जाती है, एक रोशनी। फिर वो सारी जो भी उसने कहानी लिखी पड़ी थी उसके एक एक पेज हमारे सुजुकी के आसपास घूमने लग जाते हैं, एक चक्र बना लेते हैं। और उसे सेंसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी वजह से मैं कुछ ऐसा लिख पाया जिसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे मैं एक मास्टरपीस नहीं कह सकता। और वो एक कहानी का पन्ना लेकर उसे फाड़ देता है और वो जैसे ही उस कहानी का पन्ना फाड़ता है वहाँ पे एक चक्र बन जाता है जो कि दूसरी दुनिया से लाने का चक्र होता है वो, और वो उल्टा घूम रहा होता है और वहाँ पे एक जोर सा पोर्टल खुलता है और सुजुकी गायब हो जाता है। तो ईशा कह रही होती है कि ये तो नामुमकिन है, तो क्या सुजुकी अपनी दुनिया में वापस चला गया? तो उतने में एनेट ईशा को दिखाते, ईशा जल्दी देखो ये क्या है, सेंसे के अंदर पहले कोई गिफ्टेड पावर नहीं थी पर अब ये देखो क्या है। तो ईशा बताती है ये एक खास स्किल्स है जो खाली स्पेशल्स लोगों पर काम करता है। तो मतलब कि सेंसे को इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि वो दूसरी दुनिया के लोगों से हमें बचाए। सेंसे जमीन पर गिर जाता है और निराश होकर कहता है मैं एक बार फिर से अपना मास्टरपीस लिखने में नाकाम रहा। और वो ये कहते हुए पॉइजन पिल्स चबा रहा होता है। तो इसको देख के ईशा शॉक हो रही होती है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। तो बाहर राज्य में जितने भी भेड़िए होते हैं वो जो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं वो भी अब वापस जा चुके होते हैं। और जहाँ पर सेंसे ने तामा को जिस बॉक्स में बंद किया था, तामा उस बॉक्स को तोड़कर बाहर आती है और कहती है आखिरकार मुझे बताएगा कि यहाँ मुझे किसने बंद कर रखा था। तो हमें आगे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ईशा सेंसे से कह रही होती है तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था ना। तो सेंसे कहता है हाँ थैंक यू ईशा,
और फिर वो कॉफिन से बाहर आता है और कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा ही कॉफिन चाहिए था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईशा थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है जानकर अच्छा लगा। तो ईशा एनेट को साइड में ले जाकर बात करने जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा सफर बहुत मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन चाहे जो भी हो जाए तुम्हें सेंसे का साथ नहीं छोड़ना बल्कि उसकी हमेशा मदद करनी है। तो मैं आगे दिखाया जाता है सेंसे अब उस कॉफिन में लेट चुका होता है और उसे वो दोनों घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। उतने में ईशा कहती है सेंसे मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। वो पूछती है कि सुजुकी ऐसा इसलिए बन गया था क्योंकि इस दुनिया ने उसको इतनी शक्ति दे दी कि जिसके वो बिल्कुल भी लायक नहीं था। तो सेंसे कहता है कौन जाने। ईशा उससे फिर से पूछती है कि क्या वो अपनी जिंदगी में जाके दोबारा से हुई अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा होगा। तो सेंसे बताता है ये तो सच है कि अब उसकी कहानी इस दुनिया में खत्म हो गई हीरो वाली, लेकिन अब उसकी दुनिया में कहानी अब भी जारी है और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो मास्टरपीस होगी या फिर नहीं। और फिर उसको वो लोग दोनों घसीट के लेके जाने लग जाते हैं और इसे बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया था और वहाँ पे मीर उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहा है। वो लोग तामा को लेकर कहीं और चले गए हैं, क्या हम लोग उसी के चक्कर में ऐसे गिरफ्तार हुए हैं? उन्होंने हमें उसके साथ देखते ही गिरफ्तार कर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तामा ने कैसल से कहीं कुछ चुराया हो? तो इतने में एनेट कहती है कि तामा चोर नहीं है, ठीक है। उतने में सेंसे उठता है और एनेट से पूछता है एनेट क्या तुम मुझे बता सकती हो इस दुनिया में लोगों को मौत की सजा कैसे दी जाती है? और वो हंस रहा होता है। तो एनेट साफ साफ मना कर देती है अगर तुम ऐसे हंसते हुए पूछोगे तो मैं कभी बताने नहीं वाली। फिर अपने मन में सोच रहा होता है एक से एक चीज की उसको मौत कैसे मिलेगी अगर वो चाहेगा तो उतने में मीर कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, ऐसे हाथ पे हाथ धर के हम नहीं खड़े रह सकते। तो वो खोलता है ताला, मतलब तोड़ देता है ताला। तो एनेट कहती है मुझे ये काम किसी हीरो का तो नहीं लगता। उतने में सेंसे कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कोई तो मेरी तारीफ करो, आखिरकार मैंने भी ताला ही खोला है, मतलब हम जेल के अंदर बैठे पड़े हैं। तो इन लोगों की लड़ाई हो ही रही थी कि उतने में वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं और उन्हें उठा के राजा के पास लेके चले जाते हैं। तो राजा के दरबार पे वहाँ पर उन पर मंत्री कह रहा होता है कि तुमने जो अपराध करे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और इससे तो सेंसे तो बहुत खुश होता है पर मीर और एनेट के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो उतने में किंग कहता है कि तुमने हमारी किंगडम की प्रिंसेस का अपहरण किया है तो बदले में तुम्हें मौत की सजा ही मिलेगी। उतने में वो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और कहने लगती है कि पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा कोई किडनैप नहीं किया गया है। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैं अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल सीखने के लिए अलग अलग देशों में घूम रही थी और इन लोगों से मैं रास्ते में मिली हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना एनेट? तो एनेट तुरंत सर झुका के हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो अपने पिताजी से कहती है अब जब सारी गलतफहमी दूर हो गई है तो इनको रिहा कर दीजिए पिताजी। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राजा कहता है कि लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा ही तुम करोगी तो मैं इनको अभी के अभी रिहा कर दूंगा। कसम खाओ मटिंडा कि तुम आज के बाद कभी भी वो बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ मिले और हमेशा किंगडम की प्रिंसेस जैसा बर्ताव करोगी, बिल्कुल अपनी माँ लपामा की तरह। मंजूर है? तो वो हाँ कह देती है और कहती है मैं आज से कसम खाती हूँ कि मैं आज से सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी की तरह बनकर रहूंगी। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उन तीनों को फिर छोड़ दिया जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पे उनको खाने पीने को कोई पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि वो एक फ्री वर्ल्ड होता है। तो मीर तो पूरा जमकर अपना पेट फाड़ कर खाना खा रहा था और सेंसे हमारा दबा दब जहर की गोलियां खाए जा रहा था। तो मीर खाना खाते खाते कह रहा होता है कि मैं सच में हैरान हूँ कि तामा इस देश की प्रिंसेस होगी, मैं सच में नहीं सोच सकता था ये चीज। और वो मीर का चेहरा साफ करते करते बता रही होती है कि मैं कई बार तामा के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आई हूँ। और वो उसका होठ साफ करने के बजाय उसका पूरा चेहरा रगड़ने लग जाती है बहुत टाइट से। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर तामा चांद की रोशनी में सारी चीजें सोच रही होती है कि एनेट और मीर को तो एकदम पता ही नहीं चला कि मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। वो लोग तो हक्के बक्के रह गए और सेंसे उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मुस्कुराने लग जाती है। तो वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब वो लोग क्या कर रहे होंगे। फिर उतने में उसकी एक नजर पड़ती है झोपड़ी के ऊपर, एक पिलर टाइप का होता है, वहाँ कोई खड़ा होता है। हमें फिर अचानक से उसका चेहरा दिखाया जाता है, आई मीन मुंह, और वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से एक अधगोले टाइप का कुछ निकलता है और वो डायरेक्ट जाके राजमहल पर हमला कर देता है।
और वो राजमहल को तहस नहस कर देता है पूरा। तो किंग कह रहा था कि आखिर ये था क्या, जल्दी से पता करो सारे मिलके। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, राज सिंहासन पे अचानक से एक व्यक्ति लेटा हुआ है पैर फैलाकर और कहता है अच्छा तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे डेमीगॉड्स रहते हैं, पता नहीं उनका स्वाद कैसा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है। तो किंग उससे पूछता है तुम है कौन और यहाँ पर कैसा है। तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है कायबारा और मैं उन हीरो में से एक हूँ जिसने डार्क लॉर्ड को मार गिराया है। हालांकि मुझे ग्लूटोनी के फॉलन एंजल के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्स्टर जैसा माउथ दोबारा से उसके पीठ के पीछे ओपन हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर पूरे देश को खाने आया हूँ। तो उन लोगों के सैनिक लोग कहते हैं कि तुम मरने के लिए यहाँ पर आए हो, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ग्रून के देश के सैनिकों को योद्धा क्यों कहा जाता है। और वो सारे उस पर हमला कर देते हैं और वो जैसे एक ही बार में चुटकी बजाता है और वो माउथ उन सबको कच्चा चबा कर खा जाता है और वो माउथ उसी का ही होता है। और बोल रहा होता है कि लोग मुझे भुक्कड़ कहते हैं लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ, ठीक है, और मुझे इस तरह का घटिया मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की चाहिए, मैं एक जवान महिला का दिव्य नरम मांस चाहता हूँ। उन दोनों के बीच में भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो किंग उस पर आता है अचानक से और उस पे बिजली के झटके दे देता है। वो शुरुआत में तो चिल्ला रहा होता है, फिर अचानक से मुस्कुराता है और कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था रे। किंग यहाँ पर शॉक हो जाता है कि इतना तगड़ा झटका देने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तो वो बताता है अरे मैं आम आदमी होता तो जरूर इससे मर जाता, लेकिन मेरा शरीर बाकियों के शरीर से बहुत ज्यादा सख्त है क्योंकि मैंने उस दिन बहुत सारे गोलेम्स को खा लिया था। किंग अपने हाथ के उन बैनर्स को खोल देता है और जोर से मुट्ठी करता है और उसकी जैसी वो मुट्ठी करता है वैसी उसमें से करंट निकलने लग जाता है और बहुत तगड़ी रोशनी आ जाती है। तो मंत्री कह रहा होता है किंग क्या आप अपने अल्टीमेट वेपन का यूज करने वाले हैं, क्या आप उसे पकड़ने के बजाय खत्म करना चाहते हैं। किंग उसकी तरफ वार करते हुए कहता है कि इसने मेरे आदमियों को मारा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये मेरे इस सजा का हकदार है। किंग उसे कहता है पाइबारा मैं तुझे एक ही वार में खत्म करने वाला हूँ। और उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक उंगली दिखाकर उसे इशारा कर रहा होता है आना तू आ, और उसके पीछे उसका वो बहुत बड़ा सा माउथ अपने दांत खोल के इंतजार करता है उसका। और वो जैसे उस पे हमला करने ही वाला होता है वैसी ही तामा यानी कि मटिंडा वहां पर आ जाती है और वो अपने पिताजी को रोक देती है। तो किंग उसे जल्दी से अंदर जाने का आदेश देता है पर वो नहीं सुनती उनकी। और पाइबारा तो जैसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है आखिरकार मिल ही गई मुझे एक लड़की। तामा को याद आ जाता है ये तो वही है जो उस वक्त रात में छत पर खड़ा था। तो तामा कहती है मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी और वो रेडी हो जाते लड़ने के लिए। उतने में किंग मना कर देता, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले सकती, पीछे हट जाओ। और हमें कहानी का सीन अचानक से शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी जगह जहाँ पे वो वेटरस उन तीनों को बता रही होती है मटिंडा के बारे में कि उनका एक भाई भी था छोटा जिसका नाम था लियोन। वो प्रिंस आने वाले टाइम में क्रून के सिंहासन पर बैठने वाला था। बहादुर प्रिंस लियोन और दयालु प्रिंसेस लियंडा। लेकिन 10 साल पहले एक बहुत भयंकर तूफान आया और कैसल्स लौटते वक्त प्रिंस लियोन और हमारी रानी साहिबा वहीं पर मर गए। ये बात सुनकर किंग को बहुत दुख हुआ और वो काफी लंबे समय तक उदास रहे। अपनी बीवी लपामा और अपने बेटे लियोन को सोचकर वो काफी ज्यादा रोते थे। फिर हमें अचानक से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है यहाँ पर फाइट का, और वहाँ पर किंग अपनी बेटी लिवांडा को चिल्ला रहे होते हैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हारी कोई भी मास्टर स्किल्स का यहाँ पे कोई जरूरत कोई काम नहीं है तो चुपचाप चली जाओ। तो तामा बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते पिताजी आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी इससे लड़ती हूँ। और वो हवा में उड़ने लग जाती है। इतने में पाइबारा कहता है मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, आओ तुम्हें भी कच्चा चबा जाता हूँ, तुम्हारा मांस खाने में काफी मजा आएगा। और वो मुंह खोलते हुए उसको खाने जा रहा होता है कि किंग आकर अपनी बेटी को बचा लेता है धक्का मार के और इस चक्कर में उसका हाथ खा लेता है वो। तो पाइबारा मजे लेते हुए कहता है क्या ऐसे ही कहते हैं पिता और बेटी का प्यार, वाह क्या सुंदर नजारा है। अब तो मैं तुम्हारे अल्टीमेट पावर का स्वाद चखना चाहता था पर तो तुम अब ये कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे उस हाथ को खा लिया है। और वो अपने मुंह से बाहर उसकी उंगलियां दिखाता है। तामा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसी उस पर हमला करने ही जाने वाली होती है उतने में वो मंत्री आता है और तामा को उड़ा कर लेकर चला जाता है। तो पाइबारा काफी निराश होकर कहता है कि ये बुढ़ा काफी तेज निकला, ये तुम्हें बचा कर ले गया, कोई नहीं मेन डिश को बाद में खाते हैं। तो क्यों किंग बताओ तुम्हें मैं किस तरीके से खाऊं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों खड़े हुए होते हैं और सेंसे उस वेटर्स को थैंक यू बोल रहा होता है कि हमें ऐसे कहानी सुनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फॉन। उतने में वहाँ पे वो मंत्री टपक जाता उड़ते हुए, उसका नाम था लॉर्ड पियोन
और उसको देखकर वहाँ पे सारे चौंक जाते हैं क्योंकि उसके साथ तामा होती है। तो वो उनको बताता है कि हमें किसी तरह कैसल से भाग कर आना पड़ा यहाँ पर। तो बताता है कि ग्रून देश पर आखिरकार एक दूसरी दुनिया के इंसान ने वहाँ पर हमला कर दिया और मुझे यहाँ से इसकी जान बचाकर भागना पड़ा। और राजमहल में अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका सबको सुनाई देता है और वो पहाड़ में धमाका होता है और वहाँ पर हमारे किंग को उसने बंदी बना लिया था और वहाँ पे सारी प्रजा खड़ी थी और वो बताता है ग्रून के लोगों कैसे हो तुम लोग, मेरा नाम है काईवारा और जैसे कि तुम देख सकते हो अब मैं इस देश का नया किंग हूँ। घबराओ मत, मैं तुम लोगों को यहाँ पे कोई अत्याचार करने नहीं आया, मैं बस किंग बनने के बाद एक ही चीज करने आया हूँ यहाँ पे। मैं आने वाले अलग अलग डेमीगॉड्स का मांस चखना चाहता हूँ। हमें किंग का आधा हाथ दिखाया जाता है जिसमें से खून तर तर करके टपके जा रहा था और वो बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों का ही नरम मांस खाना चाहता हूँ। बस यही है तुम्हारे नए किंग की एक छोटी सी इच्छा। तो उसमें से एक इंसान ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा था, कह रहा था कि तेरे अंदर दम है तो करके बता, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो जैसे इतने बोल ही रहा होता है उतने में आता है उसका मुंह और वो भी उसे खा जाता है पूरा। तो वो अपने मुंह से उसकी तावीज को निकालते हुए कहता है तुम अगर कहो तो मैं इंसान भी खा सकता हूँ, मर्दों को भी खा सकता हूँ। तो पूरे प्रजा में हफड़ा तफड़ी मच जाती है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं डर के मारे। तो वो कहता है भागने की तो गलती बिल्कुल भी मत करना, डार्क लॉर्ड के जो भी गुलाम थे उन सबको मैंने तुम्हारे खड़ा करके रखा है। तो फिर हम सीधे डिनर टेबल पर मिलते हैं और वो किंग को एक लात मारता और वहां से चला जाता है। सेंसे अपनी कहानी लिख ही रहा होता है और कहता है कि हाल ही में एक अपने पिता द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद अब तुम हारे हुए राजा की प्रिंसेस हो। तुम्हारी कहानी किसी सैड फिल्म से सच में कम नहीं, लेकिन एक बात है तामा, मैं जिस हीरोइन को ढूंढ रहा हूँ वो कभी भी इतने जुल्मों और इतने अत्याचारों से नहीं गुजरी और अब तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे बाकी की कहानी बताओ। और तामा अपने मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। तामा को होश आ जाता है और वो कमरे से बाहर आकर देखती है कि सेंसे, मीर, एनेट सबके सब यहीं पे हैं। तो वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो बूढ़ा मंत्री बताता है कि उस आदमी ने हमारे कैसल्स पर कब्जा कर लिया है और वो हमारे यहाँ पे लोगों को खाना चाहता है। तो वो दासी बताती है कि उसने तो हमारे किंग का हाथ भी खा लिया है। और जैसी ये चीज हमारी तामा सुनती है वो तुरंत राजमहल में भाग कर जाती है, पर उसे मंत्री रोक देता है। फिर वो थोड़ा सोचती है और अफसोस के साथ कहती है मेरे पिताजी इसलिए हारे क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे, और वैसे भी अपने भाई लियो के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं अपने राज्य की सेवा करूंगी और उन्हें बचाऊंगी। तो एनेट तामा से बात करती है कि वो 10 साल पहले वाली कहानी उसको सारी बताती है और कहती है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें भी खो दिया तो ये लोग सारी उम्मीद खो देंगे। तो एनेट कहती है ये मामला अब तुम हमें संभालने दो, इस देश की प्रिंसेस होने के नाते अब तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो वो तीनों चले जाते हैं फाइट करने के लिए और वो जैसे ही राजमहल के मेन गेट तक पहुंचते हैं तो वो बड़े बड़े भद्दे सी शक्ल वाले मॉन्स्टर डरावने वो उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ पर आने वाले हर लोगों को मारने का आदेश मिला गया है, तो वापस लौट जाओ। उतने में सेंसे आता है उन सबके सामने और बड़ी ही अच्छे से उनसे कहता है कि हम सब यहाँ पर आए हैं ताकि हम तीनों को खाया जाए। और उन दोनों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये क्या बकवास कर रहा है ये। सेंसे बताता है कि नए नवेले किंग का भाषण सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ उससे। मैं हर वक्त बस मौत और कैसे मरना है बस इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन उस भाषण को सुनने से पहले मैंने खुद को खाए जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो वो उन सारे मॉन्स्टर्स को कहता है कि जाओ और अपने किंग को जाकर बोल दो कि कैसल में एक ऐसा इंसान आया है जो खुद को खाने देने के लिए कह रहा है। लगता है नया किंग डेमीगॉड्स को खाना चाहता है, पर क्या वो साधारण से इंसान को खाएगा। तो सेंसे गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है क्या तुम मेरा संदेशा अपने किंग तक पहुंचाओगे या नहीं। तो वो लोग भी कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम भी वही सोच रहे हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों को फिर से काल कोठरी में डाल दिया होता है और एनेट बहुत ज्यादा रो रो के चिल्ला रही होती है हे देवताओं मुझे यहाँ से बचाओ, कुछ भी करो। तो सेंसे कहता है एनेट शांत हो जाओ, इतना क्यों चिल्ला रही हो। सेंसे खड़ा होता है और मीर के पास जाता है, उसकी टोपी में से चाबी निकालता है और कहता है कि चलो शुरू हो जाओ और अब हमें तुम्हारे इस टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मंत्री प्रिंसेस मारिंडा के लिए सूप लेके जाता है और वो देखता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है पायवारा को जो सोच रहा होता है कि अब मेरे रात के खाने का समय हो गया है, अब मैं किसको खाऊं। उतने में वो बाहर के 2 दरबान आकर बता रहे होते हैं कि बाहर एक अजीब से इंसान आया और वो चाहता है कि आप उसे खा लो। उतने में वहाँ पर तामा आ जाती है और उन दोनों को मार देती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।
एवं मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया ये भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।